नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल नई किताब पर, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए शानदार किताबों के आसान सारांश लेकर आते हैं। मैं आपका दोस्त राजेश हूं और आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो है शून्य से एक, जिसे मशहूर विचारक और कारोबारी पीटर थिल ने लिखा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगली बड़ी खोज क्या होगी? क्या आप भी कुछ ऐसा नया बनाना चाहते हैं जो दुनिया को बदल दे? शून्य से एक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नक्शा है जो हमें बताता है कि भविष्य कैसे बनाया जाए। ये हमें सिखाती है कि बिल्कुल नई और अनोखी चीजें कैसे बनाएं, न कि सिर्फ पुरानी चीजों को दोहराएं। पीटर थील हमें कहते हैं कि हमें भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए, बल्कि ऐसे रास्ते खोजने चाहिए जो किसी ने अब तक नहीं अपनाए हों। किताब की छोटी सी जानकारी शून्य से एक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो भविष्य बनाना चाहते हैं। पीटर थील, जिन्होंने पेपाल जैसी बड़ी कंपनी बनाई और फेसबुक में शुरुआत में पैसा लगाया, अपने बड़े अनुभव और गहरी समझ से हमें नई सोच, एकाधिकार और भविष्य बनाने के बारे में बताते हैं। ये किताब पुराने कारोबारी सोच को चुनौती देती है और हमें एक जैसी तरक्की, जहां हम पुरानी चीजों को ही बेहतर बनाते हैं, से हटकर नई तरक्की, जहां हम बिल्कुल नया और अनोखा कुछ बनाते हैं, की ओर बढ़ने को कहती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सवाल पूछने, भविष्य के बारे में सोचने और उसे सच करने से मिलती है। थील मानते हैं कि मुकाबला अक्सर नई सोच को रोक देता है, जबकि एक असली एकाधिकार जो नई खोज से बनता है, समाज के लिए अच्छा हो सकता है। पहला अध्याय, भविष्य का सोच। पीटर थील इस किताब की शुरुआत एक जरूरी सोच से करते हैं, भविष्य बनाना। वे कहते हैं कि भविष्य दो तरह से बन सकता है, एक जैसी तरक्की और नई तरक्की। एक जैसी तरक्की या एक से कई तक। इसका मतलब है पहले से बनी हुई चीजों को दोहराना या उन्हें बढ़ाना। जैसे अगर आपके पास एक टाइपराइटर है और आप 100 और टाइपराइटर बनाते हैं, तो ये एक जैसी तरक्की है। ये ऐसा है जैसे कोई अच्छी चीज दुनिया भर में फैल जाए। इसमें कुछ नया नहीं बनता, बस पुरानी चीजों की नकल की जाती है या उन्हें बढ़ाया जाता है। ये आसान होता है, पर इसमें असली नयापन नहीं होता। नई तरक्की या शून्य से एक तक, इसका मतलब है कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाना, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। अगर आपके पास टाइपराइटर था और आपने वर्ड प्रोसेसर बना दिया, तो ये शून्य से एक की तरक्की है। ये तकनीकी नई खोज जैसा है। ये मुश्किल होता है क्योंकि इसमें अनजान रास्तों पर चलना पड़ता है, पर इसी से असली चीजें बनती हैं और समाज आगे बढ़ता है। थील कहते हैं कि आजकल हम दुनिया भर में चीजें फैलाने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और तकनीकी नई खोज को भूल रहे हैं। 20वीं सदी में तेजी से तकनीक बढ़ी, पर 21वीं सदी में ऐसा कम दिख रहा है। चीन जैसे देश तेजी से पुरानी तकनीकों की नकल करके आगे बढ़ रहे हैं, पर असली शून्य से एक वाली बड़ी छलांग कम ही देखने को मिल रही है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम इंसान के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें नए विचार, नई तकनीकें और नए तरीके खोजने होंगे। सिर्फ नकल करके या पुरानी चीजों को दोहराकर हम टिकाऊ भविष्य नहीं बना सकते। वे कहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि 21वीं सदी 20वीं सदी से बेहतर हो, तो हमें शून्य से एक जाना होगा। दूसरा अध्याय, 2000 के साल की शुरुआत जैसी पार्टी। इस अध्याय में पीटर थील हमें 1999 के इंटरनेट कंपनियों के बुलबुले के दौर में ले जाते हैं। ये वो समय था जब इंटरनेट कंपनियों के शेयर बहुत ऊपर जा रहे थे। बिना किसी पक्के व्यापार के भी कंपनियां अरबों डॉलर की हो रही थी। लोगों को लगता था कि इंटरनेट सब कुछ बदल देगा और हर कंपनी कामयाब होगी। पर 2000 में ये बुलबुला फूट गया। कई कंपनियां बंद हो गई, निवेशकों का पैसा डूब गया और लोगों का तकनीक पर से भरोसा उठ गया। थील, जो खुद पेपाल के साथ उस समय से गुजरे थे, बताते हैं कि इस गिरावट ने कारोबारियों के मन में 4 बड़े सबक बिठा दिए, जो अक्सर गलत समझे जाते हैं। छोटे छोटे बदलाव करो,
बुलबुले के बाद लोगों ने सोचा कि बड़े और मुश्किल लक्ष्य खतरनाक होते हैं। छोटे, धीरे धीरे होने वाले सुधार सुरक्षित माने जाने लगे। कम खर्च करो और बदलाव के लिए तैयार रहो। बड़ी योजनाएं बनाने की बजाय तेज और कम खर्च वाले नए कारोबार के तरीके को बढ़ावा मिला, जहां तेजी से बदलाव करना और खर्च कम रखना जरूरी था। मुकाबला करो, मालिक मत बनो, एकाधिकार को बुरा माना गया। कंपनियों को मुकाबला करने और अपने विरोधियों से थोड़ा बेहतर होने के लिए कहा गया। उत्पाद पर ध्यान दो, बेचने पर नहीं। सोचा गया कि अच्छा उत्पाद अपने आप बिक जाएगा, बेचने और प्रचार पर बहुत ज्यादा खर्च करना बेकार है। तील कहते हैं कि ये सबक, हालांकि कुछ हद तक सही लगते हैं, पर 0 से 1 जाने की हमारी ताकत को रोकते हैं। वे इन 4 बातों को उल्टा करके देखते हैं। छोटे बदलावों से बेहतर बड़ा जोखिम लो। छोटे सुधारों से अच्छा है कि आप कुछ क्रांतिकारी करने का जोखिम उठाएं। एक बुरी योजना से बेहतर कोई योजना न होना नहीं है। भविष्य की योजना बनाना जरूरी है, चाहे वो सही न भी हो। पूरी तरह से लचीला होने का मतलब दिशाहीन होना हो सकता है। मुकाबले वाले बाजारों से बचो। मुकाबला मुनाफे को खत्म कर देता है। असली मूल्य एकाधिकार में है। बेचना उत्पाद जितना ही जरूरी है। एक महान उत्पाद भी बिना ठीक से बेचने और पहुंचाने के सफल नहीं हो सकता। ये अध्याय हमें सिखाता है कि पिछली गलतियों से सीखना जरूरी है, पर उन गलतियों के आधार पर गलत नतीजे नहीं निकालने चाहिए। तीसरा अध्याय, सभी सफल कंपनियां अलग हैं। ये अध्याय पीटर थील का एक सबसे खास विचार बताता है। एकाधिकार खुशी है। आम सोच ये है कि एकाधिकार बुरा होता है, क्योंकि ये ग्राहकों को महंगी चीजें और कम विकल्प देता है। सरकारें एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश करती है, पर थील कहते हैं कि अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो आपको एक एकाधिकार बनाना होगा। वे कंपनियों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। मुकाबले वाली कंपनियां, ये वे कंपनियां हैं जो पूरी तरह से मुकाबले वाले बाजार में काम करती हैं। इनके उत्पाद एक जैसे होते हैं, कीमतें कम होती हैं और मुनाफा बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। जैसे खाने पीने का कारोबार, हर जगह नए रेस्तरां खुलते हैं और वे एक दूसरे से दाम और स्वाद में मुकाबला करते रहते हैं। मालिक कंपनियां, ये वे कंपनियां हैं जिनके पास अपने उत्पाद या सेवा में कोई असली विकल्प नहीं होता। वे कुछ ऐसा देती है जो कोई और नहीं देता, या वे इसे इतना बेहतर तरीके से करती है कि मुकाबला करना जरूरी नहीं रहता। गूगल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वे इतनी अच्छी खोज सेवा देते हैं कि उनके पास खोज बाजार में एकाधिकार है। तील का कहना है कि एकाधिकार बुरा नहीं होता जब वो नई खोज से बनता है। एक नई खोज वाली मालिक कंपनी समाज के लिए अच्छी होती है क्योंकि वो हमेशा नया करती है। मालिक होने के कारण उसके पास नया करने और बेहतर उत्पाद बनाने के लिए पैसा और प्रेरणा होती है। वो लंबे समय की सोचती है। उसे हर 3 महीने में मुकाबले का डर नहीं होता, इसलिए वो लंबे समय के शोध और विकास में पैसा लगा सकती है। वो कर्मचारियों को बेहतर माहौल देती है। मालिक कंपनियां अक्सर अपने कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह और फायदे देती है। वे कहते हैं कि कंपनियां अक्सर खुद को मालिक के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि वे खुद को एक बड़े बाजार का हिस्सा बताती है ताकि सरकार की जांच से बच सके। वहीं मुकाबले वाली कंपनियां खुद को खास बताकर अपनी मुकाबले वाली स्थिति को छिपाने की कोशिश करती है। तील हमें एक 0 से 1 कंपनी बनाने के लिए एकाधिकार की ताकत को समझने के लिए कहते हैं। उनका मानना है कि असली नई खोज तभी हो सकती है जब आप एक ऐसी जगह बनाएं जहां आप मुकाबले से आजाद हों, कम से कम शुरुआत में। चौथा अध्याय, एकाधिकार कैसे बनाएं। अगर एकाधिकार खुशी है, तो सवाल यह है कि इसे कैसे बनाया जाए। पीटर थील 4 मुख्य बातों को बताते हैं जो एक मजबूत एकाधिकार बनाने में मदद करती है। अपनी खुद की तकनीक। आपकी तकनीक इतनी अनोखी और बेहतर होनी चाहिए कि कोई और उसकी बराबरी न कर पाए। ये कम से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। गूगल का खोज का तरीका
या टेस्ला की बैटरी तकनीक इसका उदाहरण हो सकती है। अगर आपकी तकनीक थोड़ी ही बेहतर है तो उसकी आसानी से नकल की जा सकती है। नेटवर्क का असर, इसका मतलब है कि जितने ज्यादा लोग आपके उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही ज्यादा काम का होता जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। जितने ज्यादा लोग इन जगहों पर होते हैं ये उतने ही उपयोगी होते जाते हैं, जिससे नए लोगों को जोड़ना आसान हो जाता है। बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा, आपकी कंपनी को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएं, आपके उत्पादों को बनाना या देना सस्ता होता जाए। सॉफ्टवेयर कंपनियां इसका बेहतरीन उदाहरण है। एक बार जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसे लाखों बार कॉपी करके बेचना लगभग मुफ्त होता है। ब्रांड बनाना, एक मजबूत और अनोखा ब्रांड आपको मुकाबले से अलग करता है। एप्पल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनका ब्रांड केवल उनके उत्पादों के बारे में नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली और एक अनुभव के बारे में है। एक मजबूत ब्रांड वफादारी बनाता है और ग्राहकों को आपके विरोधियों से दूर रखता है। तील जोर देते हैं कि एक सफल नए कारोबार को इन चारों में से कम एक, और अगर हो सके तो कई बातों को बढ़ाना चाहिए। वे कहते हैं कि शुरुआत में एक बहुत छोटे बाजार पर कब्जा करें और वहां एकाधिकार बनाएं, फिर धीरे धीरे बड़े हों। एक छोटे से बाजार पर राज करना बेहतर है, बजाय इसके कि एक बड़े बाजार में थोड़ा सा हिस्सा लें। 5वां अध्याय, आखिर में आने वाले का फायदा। आमतौर पर हम पहले आने वाले का फायदा के बारे में सुनते हैं, यानी जो कंपनी पहले बाजार में आती है उसे लाभ होता है। पर पीटर थील एक उल्टी सोच बताते हैं। आखिर में आने वाले का फायदा, उनका कहना है कि पहले आने वाला हमेशा विजेता नहीं होता। कई बार पहले आने वाली कंपनी को रास्ते की मुश्किलों, महंगी गलतियों और ग्राहकों को सिखाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसकी बजाय आखिर में आने वाला वो होता है जो बाजार को जीतता है। वो कंपनी जो एक नए बाजार में सबसे आखिर में और सबसे अच्छा उत्पाद बनाती है, इस तरह से कि वो उस बाजार को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेती है। आखिर में आने वाले को बाजार की शुरुआती गलतियों से सीखने का मौका मिलता है और वो सीधे एक बेहतर आखिरी उत्पाद के साथ आता है जो मुकाबले को खत्म कर देता है। गूगल इसका बेहतरीन उदाहरण है। वे पहले खोज इंजन नहीं थे, पर उन्होंने सबसे असरदार और बड़े पैमाने पर काम करने वाला खोज इंजन बनाया, जिससे वे बाजार पर हावी हो गए। फेसबुक भी पहला सामाजिक जालक्रम नहीं था, पर उसने नेटवर्क के असर का सबसे अच्छा फायदा उठाया। आखिर में आने वाला बनने के लिए आपको ऐसी लंबी अवधि वाली क्षमताएं बनानी होंगी जो भविष्य में टिक सकें और एकाधिकार बनाए रखें। इसका मतलब है कि आप आज कितना पैसा कमा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप भविष्य में कितनी नकदी पैदा कर सकते हैं। एक सफल शून्य से एक कंपनी वह है जो आने वाले दशकों तक पैसा कमाती रहेगी, न कि केवल कुछ सालों तक। 6वां अध्याय, बनाने वाले का विरोधाभास। इस अध्याय में थील नए कारोबारों में बनाने वाले की भूमिका पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि बनाने वाले अक्सर विरोधाभासी होते हैं। वे अंदरूनी और बाहरी दोनों होते हैं, आम और खास दोनों होते हैं। वे समाज के नियमों से ऊपर उठकर कुछ नया करने की हिम्मत करते हैं। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और खुद पीटर थील जैसे बनाने वाले अक्सर अपने जुनून, दूर की सोच और अनोखे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी कंपनियों की संस्कृति, उत्पादों और भविष्य को बनाते हैं। एक मजबूत बनाने वाला कंपनी को एक साफ रास्ता दिखाता है और मुश्किल समय में भी उसे आगे बढ़ाता है। पर एक बनाने वाले की भूमिका में एक खतरा भी होता है, बनाने वाले की पूजा का बनना। जब कंपनी पूरी तरह से बनाने वाले पर निर्भर हो जाती है तो उनकी गैर मौजूदगी में या गलत फैसलों की हालत में कंपनी को नुकसान हो सकता है। थील जोर देते हैं कि एक महान कंपनी को बनाने वाले की दूर की सोच को बनाए रखते हुए एक मजबूत टीम और संस्कृति बनानी चाहिए। बनाने वाले को सिर्फ विचार ही नहीं देना होता,
बल्कि उन्हें उन विचारों को सच करने के लिए एक टीम को प्रेरित भी करना होता है और अक्सर अकेले ही नामुमकिन लगने वाले फैसलों को लेना होता है। 7वां अध्याय, नींव रखना। एक सफल नए कारोबार के लिए सही नींव रखना बहुत जरूरी है। थील कहते हैं कि नए कारोबार की शुरुआत में लिए गए फैसले, जैसे सहसंस्थापक का चुनाव, कमाई का बंटवारा और शुरुआती कर्मचारियों की भर्ती, कंपनी के भविष्य पर बहुत गहरा असर डालते हैं। सहसंस्थापकों के बीच का रिश्ता शादी जैसा होता है। उन्हें एक दूसरे को अच्छी तरह जानना चाहिए, उनके हुनर एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और उनके पास भविष्य के लिए एक जैसी सोच होनी चाहिए। गलत सहसंस्थापक चुनना नाकामयाबी का एक बड़ा कारण हो सकता है। कर्मचारी, शुरुआती कर्मचारियों को भर्ती करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो न केवल काबिल हों, बल्कि आपकी कंपनी के लक्ष्य और संस्कृति में पूरी तरह से भरोसा करते हों। थील कहते हैं कि हर नया कर्मचारी आपकी कंपनी को बदलता है, इसलिए बहुत ध्यान से चुनाव करें। हर किसी को कंपनी के मुख्य मकसद से जोड़ा जाना चाहिए। तनख्वाह, कर्मचारियों को कैसे पैसा दिया जाता है, यह भी मायने रखता है। बहुत ज्यादा तनख्वाह या बहुत ज्यादा शेयर विकल्प दोनों ही परेशानियां पैदा कर सकते हैं। सही संतुलन खोजना जरूरी है, जो कर्मचारियों को प्रेरित करे और कंपनी के लंबे समय के लक्ष्यों से जुड़ा हो। थील जोर देते हैं कि शुरुआती कर्मचारियों को सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि लक्ष्य के लिए कंपनी में आना चाहिए। निदेशक मंडल, थील छोटे मंडल के पक्ष में है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सदस्य। एक बड़ा मंडल धीमा हो सकता है और फैसले लेने में रुकावट डाल सकता है। संक्षेप में, एक मजबूत नींव कंपनी को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और उसे एक स्थिर विकास के रास्ते पर रखती है। 8वां अध्याय, राज। पीटर थील का एक और खास विचार है राज। वे कहते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे राज हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, और एक सफल शून्य से एक कंपनी इन राजों को खोजने और उनका फायदा उठाने से बनती है। ये राज 2 तरह के होते हैं। प्रकृति के राज, ये विज्ञान से जुड़े राज है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या डीएनए। लोगों के बारे में राज, ये समाज, व्यवहार या कारोबार से जुड़ी छिपी हुई सच्चाइयां हैं, जैसे लोग क्या चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता, या कोई ऐसी समस्या जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। थील कहते हैं कि आजकल लोग राज खोजने पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वे सोचते हैं कि अगर कुछ जरूरी होता तो उसे पहले ही खोज लिया गया होता, पर यह सोच गलत है। दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है। एक कारोबारी के तौर पर आपको ऐसे सवालों के जवाब खोजने होंगे जो दूसरों ने नहीं पूछे हैं, या ऐसे सवालों के जवाब खोजने होंगे जो दूसरों को नामुमकिन लगते हैं। एक शून्य से एक कंपनी इसी तरह के राज पर बनती है। उदाहरण के लिए, पेपाल का राज ये था कि लोग ईमेल से पैसे भेजना चाहते थे, पर बैंकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फेसबुक का राज ये था कि लोग अपनी असली पहचान के साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते थे। राज खोजना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए गहरी सोच, ध्यान से देखना और अक्सर आम सोच को चुनौती देने की जरूरत होती है। 9वां अध्याय, सिर्फ बेचना। इस अध्याय में पीटर थील एक आम सोच को चुनौती देते हैं। अगर आप इसे बना लेंगे तो वे आ जाएंगे। यानी, अगर आपके पास एक शानदार उत्पाद है तो ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। थील कहते हैं कि यह गलत है। एक महान उत्पाद भी बिना ठीक से बेचने और बांटने के सफल नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि बेचने को अक्सर गंदा काम या तकनीक से जुड़ा नहीं माना जाता है, खासकर तकनीकी कंपनियों में, पर यह उतना ही जरूरी है जितना कि उत्पाद को बनाना। आपकी कंपनी कितनी भी नई सोच वाली क्यों न हो, अगर आप अपने उत्पाद को ग्राहकों तक नहीं पहुंचा सकते तो आप सफल नहीं हो सकते। थील बेचने के 3 मुख्य तरीकों को बताते हैं। जटिल बिक्री, बड़े सौदे, जहां बेचने की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल होती है, जैसे सरकारी ठेके या बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर बेचना। इसमें निजी रिश्ते और लंबी बातचीत शामिल होती है। निजी बिक्री,
बीज के आकार के सौदे, जहां एक व्यक्ति एक उत्पाद बेचता है, जैसे कार डीलर या बीमा एजेंट। प्रचार और विज्ञापन, बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए, जहां ग्राहक खुद उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे रोजमर्रा के उत्पाद या मोबाइल ऐप। और चौथा, सबसे अनदेखा तरीका है वायरल प्रचार, जहां उत्पाद अपने आप लोगों के बीच फैलता है क्योंकि वे इसे दूसरों को बताते हैं, जैसे पेपाल ने $10 का इनाम देकर किया था। तील का संदेश साफ है, नई खोज के साथ साथ बेचने पर भी ध्यान दें। एक शानदार उत्पाद होना काफी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे कैसे बेचा जाए। 10वां अध्याय, इंसान और मशीनें। पीटर थील इस अध्याय में इंसान और मशीन के बीच के रिश्ते पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि कंप्यूटर इंसानों का मुकाबला करने के लिए नहीं है, बल्कि वे इंसानों के पूरक हैं। वे कहते हैं कि कंप्यूटर न तो इंसानी दिमाग की जगह लेने वाले हैं, न ही उनका विकल्प है, वे केवल हमारे औजार हैं। ये सोच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ने के साथ खासकर जरूरी है। थील का मानना है कि सबसे सफल कंपनियां वे होंगी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इंसानी दिमाग और रचनात्मकता के साथ जोड़कर काम करेंगी। मशीनें जानकारी को समझने, पैटर्न खोजने और एक जैसे काम बार बार करने में माहिर हैं, जबकि इंसान रचनात्मकता, फैसले लेने और मुश्किल समस्याओं को हल करने में बेहतर है। वे बड़े बदलाव के विचार को गलत बताते हैं, जहां मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी। इसकी बजाय वे बड़े सहयोग की बात करते हैं, जहां इंसान और मशीन मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले उनमें से कोई भी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, एक शतरंज का प्रोग्राम जो इंसानी दिमाग के साथ मिलकर काम करता है, किसी भी अकेले इंसान या अकेले मशीन से बेहतर हो सकता है। तील इस बात पर जोर देते हैं कि हमें मशीनों से डरने की बजाय उनके साथ मिलकर काम करने के तरीके खोजने चाहिए, ताकि हम नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। 11वां अध्याय, भविष्य को समझना। ये अध्याय थील के निवेश और भविष्य के बारे में उनकी सोच पर है। वे हरित या पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा कंपनियों के उदाहरण का उपयोग करके बताते हैं कि कैसे एक अच्छा विचार भी गलत कारोबारी मॉडल के कारण असफल हो सकता है। 2000 के दशक में कई हरित तकनीक कंपनियां शुरू हुई, जिन्हें लगा कि पर्यावरण के बारे में चिंता उन्हें सफल बना देगी, पर उनमें से ज्यादातर असफल रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने 0 से 1 के नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने अक्सर अपनी खुद की तकनीक, नेटवर्क का असर या बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा जैसे एकाधिकार गुण नहीं बनाए। वे सिर्फ सरकारी मदद या सामाजिक उत्साह पर निर्भर थे। तील कहते हैं कि किसी भी कंपनी को सफल होने के लिए 4 खंभों पर खड़ा होना चाहिए। इंजीनियरिंग, एक महान उत्पाद और तकनीक। बिक्री और वितरण, उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाना। लंबे समय तक चलना, एकाधिकार की क्षमता। लोग, एक महान टीम। वे हमें सिखाते हैं कि किसी भी विचार का मूल्यांकन करते समय केवल उसकी सामाजिक भलाई या लोकप्रियता पर ध्यान न दें, बल्कि उसके आर्थिक और बनावटी गुणों पर भी ध्यान दें। एक सफल 0 से 1 कंपनी तभी बनती है जब वो इन सभी पहलुओं को सही ढंग से संतुलित करे। 12वां अध्याय, नया कारोबार शुरू करने का पल। ये अध्याय बताता है कि एक नया कारोबार शुरू करना कितना जरूरी और मुश्किल काम है। थील जोर देते हैं कि नया कारोबार सिर्फ एक छोटी कंपनी नहीं होती, बल्कि ये एक सोच है, कुछ नया बनाने की, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। वे कहते हैं कि बनाने वाले को एक नया कारोबार शुरू करने का पल बनाना चाहिए, जो एक ऐसा समय हो जब पूरी टीम एक जैसे लक्ष्य और दूर की सोच के साथ एक साथ काम करती हो। ये पल वो होता है जब आप कुछ ऐसा बनाने के लिए तैयार होते हैं जो अनोखा हो और दुनिया को बदल दे। तील हमें एक बार फिर याद दिलाते हैं कि सफल होने के लिए आपको किसी ऐसे बाजार में जाना होगा जहां कोई मुकाबला न हो या जहां आप एकाधिकार बना सकें।
वे कहते हैं कि यदि आप एक नया कारोबार बना रहे हैं तो आपके पास एकाधिकार होना चाहिए। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि महान कंपनियां अपने आप नहीं बनती, वे जानबूझकर बनती है। उनमें एक साफ योजना, एक मजबूत टीम और एक दूर की सोच होती है जो उन्हें भविष्य की ओर ले जाती है। 13वां अध्याय, भविष्य को देखना। इस आखिरी अध्याय में पीटर थील भविष्य के बारे में अपनी गहरी सोच बताते हैं। वे कहते हैं कि भविष्य तय नहीं है, इसे बनाया जा सकता है। हम भविष्य के बारे में आशावादी या निराशावादी हो सकते हैं, और ये आशावाद या निराशावाद पक्का या अनिश्चित हो सकता है। पक्का आशावाद, ये मानना कि भविष्य बेहतर होगा अगर हम इसे बनाने के लिए एक साफ योजना बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, जैसे 19वीं सदी के इंजीनियर और वैज्ञानिक। अनिश्चित आशावाद, ये मानना कि भविष्य बेहतर होगा पर हमारे पास कोई साफ योजना नहीं है कि इसे कैसे बनाया जाए। हम बस उम्मीद करते हैं कि चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। आजकल के फाइनेंसर और वकील। पक्की निराशावाद, ये मानना कि भविष्य बुरा होगा और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अनिश्चित निराशावाद, ये मानना कि भविष्य बुरा होगा पर हमें नहीं पता कैसे या क्यों, इसलिए हम कुछ भी करने से डरते हैं। थील हमें पक्का आशावादी बनने के लिए कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें भविष्य को बनाना चाहिए, न कि सिर्फ उसे होने देना चाहिए। हमें एक साफ दूर की सोच होनी चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और उसे कैसे हासिल करेंगे। ये विश्वास हमें बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने के लिए काम करने की ताकत देता है। 0 से 1 की यात्रा तभी शुरू होती है जब हम भविष्य को एक ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसे हम खुद बना सकते हैं, न कि सिर्फ भविष्यवाणी कर सकते हैं या यूं ही मान सकते हैं। वे कहते हैं, हर वो पल जब हम भविष्य बनाने का फैसला करते हैं वो 0 से 1 का पल होता है। सारांश और सीखने वाली बातें। दोस्तों, 0 से 1 सिर्फ एक कारोबारी किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सोच है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है और कुछ खास बनाने के लिए चुनौती देती है। पीटर थील ने हमें सिखाया है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने अनोखे रास्ते बनाने चाहिए। इस किताब से हमने सीखा कि 0 से 1 जाओ, 1 से कई तक नहीं। कुछ नया, अनोखा और क्रांतिकारी बनाओ, न कि सिर्फ पुरानी चीजों को दोहराओ। एकाधिकार खुशी है। नई सोच से एक एकाधिकार बनाओ, क्योंकि यही लंबे समय की कामयाबी और नई खोज का असली जरिया है। राज अभी भी है। दुनिया में अभी भी बहुत कुछ अनसुना और अनखोजा है। इन्हें खोजने की हिम्मत करो। बेचना और बांटना जरूरी है। सिर्फ अच्छे उत्पाद बनाना काफी नहीं है, आपको उसे बेचना भी आना चाहिए। भविष्य को बनाओ, उसका इंतजार मत करो। पक्का आशावादी बनो और एक साफ योजना के साथ भविष्य बनाओ। सही टीम और नींव। शुरुआत में सही सहसंस्थापक और कर्मचारी चुनना कंपनी की कामयाबी के लिए जरूरी है। इंसान और मशीन का साथ। इंसानी रचनात्मकता और मशीनी कुशलता का सही मेल भविष्य की कुंजी है। आखिर में मैं आप सभी से कहता हूं कि अगर आपको यह सारांश पसंद आया है तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। यह आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपको कुछ शानदार बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं। आपके सुझाव हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब का सारांश बनाएं, तो उसका नाम भी टिप्पणी वाले बॉक्स में जरूर लिखें। जाने से पहले इस वीडियो को पसंद करना न भूलें। अगर आपको इस सारांश से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल नई किताब को सदस्यता लें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई किताब का सारांश न छोड़ें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।